हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का गरो एकेडमी पर। आशा करता हूं कि आप सब बहुत ही अच्छे हैं। एक बार जल्दी से जुड़ेंगे। हम लोग रोजाना बातें करते हैं जी के या जीएस के बारे में, और इसी जी के या जीएस के अंदर हमारा चल रहा भी स्टैटिक जी के, और इसी स्टैटिक जी के की आज क्लास नंबर है 6। इस क्लास नंबर 6 में हम लोग देखेंगे क्या क्या क्वेश्चन हैं, क्या क्या टॉपिक्स हैं जो स्टैटिक से हमको कवर करने हैं एग्जाम के लिए आज से। तो हम लोग आज बात करेंगे मंदिरों की और यूनेस्को साइट्स की। तो शुरुआत करेंगे हम लोग प्रथम क्वेश्चन से। उत्तर भारत में मंदिर वास्तुकला की लोकप्रिय शैली को डैश कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले याद रखेंगे मंदिर वास्तुकला की शैलियां क्या लिखेंगे। सबसे पहले मंदिर वास्तुकला की शैलियां, मंदिर वास्तुकला की शैलियां। अगर मैं आपसे बात करता हूं मंदिर वास्तुकला की शैली, तो आप लोग बोलेंगे इसको हम लोग 3 पार्ट में तोड़ सकते हैं। 3 पार्ट कौन कौन से हैं? तो आप लोग बोलेंगे एक है नागर, दूसरा है द्रविड़, और तीसरा है बेसर शैली। द्रविड़, नागर और बेसर शैली, इन 3 भागों में हम लोग शैलियों को डिवाइड कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं नागर शैली, इनका संबंध किससे? तो आप लोग बोलेंगे उत्तर भारत के जो मंदिर हैं उनके अंदर नागर शैली का प्रयोग किया जाता है। उत्तर भारत के मंदिरों में नागर शैली का प्रयोग होता है। अगर मैं बात करूं दक्षिण भारत के मंदिरों में, तो आप लोग बोलेंगे दक्षिण भारत के मंदिरों में द्रविड़ शैली का प्रयोग किया जाता है। दक्षिण भारत के मंदिरों में, दक्षिण भारत के मंदिरों में द्रविड़ शैली का प्रयोग किया जाता है। अगर मैं बात करूं दोनों शैलियों को मर्ज कर दिया जाए, द्रविड़ प्लस नागर शैली, द्रविड़ प्लस नागर शैली, तो क्या बनेगा? तो आप लोग बोलेंगे द्रविड़ प्लस नागर शैली। द्रविड़ प्लस नागर शैली क्या बन जाएगी? या द्रविड़ और नागर शैली का मिश्रण क्या बन जाएगा? तो आप लोग बोलेंगे बेसर शैली का मिश्रण। ठीक है, अभी ये बातें आप लोग शैलियों से याद रखेंगे। पूछा गया है उत्तर भारत की जो मंदिर वास्तुकला उसकी लोकप्रिय शैली क्या है? तो आप बोलेंगे नागर शैली। ठीक है, नागर शैली उत्तर भारत के मंदिरों की लोकप्रिय वास्तुकला शैली है। इसके बाद अगर मैं बात करूं मंदिर के अंदर कुछ प्रमुख स्थान पूछे जाते हैं कि भाई मंदिर का ये स्थान किस नाम से जाना जाता है। जैसे आजकल चर्चा में है, नाम क्या है? गर्भगृह। गर्भगृह पूछ लेता है कि मंदिर के अंदर गर्भगृह क्या होता है, तो आप लोग बोलेंगे गर्भगृह होता है भाई मंदिर का मुख्य स्थान। मुख्य स्थान या जहां पर मूर्ति रखी हुई है, जहां पर मूर्ति रखी है वो क्या कहलाता है? तो आप लोग बोलेंगे उसको गर्भगृह बोलते हैं। जैसे अभी रामलला विराजमान हुए, तो यूपी के मंदिरों से क्वेश्चन आप लोग देख पाएंगे कि भाई गर्भगृह क्या है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। गोपुरम या मंदिरों का प्रवेश द्वार किस मंदिर वास्तुकला की विशेषता है? दक्षिण भारतीय मंदिर वास्तुकला, बौद्ध वास्तुकला, जैन वास्तुकला, उत्तर भारतीय मंदिर वास्तुकला। बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। अभी इसके अंदर बहुत सारे शब्द आते हैं। जैसे एक तो आप लोगों ने गर्भगृह पढ़ा, दूसरा आप लोग महामंडपम पढ़ते हैं। महामंडपम, मंदिर का लंबा चौड़ा एरिया। मंदिर का लंबा चौड़ा एरिया क्या कहलाता है? तो आप लोग बोलेंगे लंबा चौड़ा एरिया, चौड़ा क्षेत्र क्या कहलाता है? तो आप लोग बोलेंगे उसको हम लोग महामंडपम बोलते हैं। इसके बाद आप लोगों से पूछेगा कि भाई मंदिर के अंदर और क्या है? तो आप लोग बोलेंगे एक मंदिर के अंदर आप लोग कलश पढ़ते हैं। कलश, या फिर मैं बात करूं आमलक। आमलक ये क्या होता है भाई? मंदिर के शिखर पर एक चोटी। मंदिर के शिखर पर एक चोटी क्या कहलाती है? कलश या आमलक। मंदिर के शिखर पर एक चोटी कलश या आमलक कहलाती है। ये बात याद रखें। ठीक है, इसके बाद मैं बात करूं अगर कलश और आमलक की, तो ये मुख्यतः उत्तर भारतीय मंदिरों में पाया जाता है। मुख्यतः उत्तर भारत के मंदिरों में, उत्तर भारत के मंदिरों में हम इसे देख सकते हैं। मुख्यतः उत्तर भारत के मंदिरों में कलश या आमलक पाया जाता है। एक चौथा शब्द आप लोग पढ़ेंगे विमान। विमान क्या होता है भाई? मंदिर की सबसे बड़ी दीवार विमान कहलाती है। मंदिर की सबसे बड़ी दीवार, सबसे बड़ी दीवार क्या कहलाती है? तो आप लोग बोलेंगे सबसे बड़ी दीवार विमान कहलाती है। इसके बाद एक आप लोग शब्द देख रहे हैं गोपुरम। गोपुरम ये क्या होता है भाई? तो आप लोग बोलेंगे गोपुरम होता है भाई मुख्य दरवाजे का, मुख्य दरवाजे का स्तंभ क्या कहलाता है? तो आप लोग बोलेंगे गोपुरम कहलाता है, मुख्य दरवाजे का स्तंभ।
मुख्य दरवाजे का सदम क्या कहलाता है? गोमुरम। तमिलनाडु के रंगनाथ टेम्पल के अंदर हम लोग ये देख पाते हैं। ठीक है, तो आप लोग याद रखेंगे भाई गोपुरम। अगर मैं बात करूं कहाँ देखा जाता है तो आप लोग बोलेंगे दक्षिण भारतीय मंदिर वास्तुकला में हमें गोपुरम शब्द देखने को मिलता है। साउथ इंडियन टेम्पल आर्किटेक्चर। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जम्मू में एक मंदिर है जो भगवान विष्णु के अवतार रूप भगवान राम को समर्पित है? अक्षरधाम, रघुनाथ, बिड़ला, दिलवाड़ा। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। मंदिरों की बात करूं तो भारत का एक यूनियन टेरिटरी है जिसका नाम क्या है? जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर के अंदर कौन कौन से मंदिर हैं, इन मंदिरों की बात करते हैं तो सबसे पहले आप लोग बोलेंगे कि जम्मू कश्मीर का एक मंदिर है वैष्णो देवी मंदिर। वैष्णो देवी मंदिर कहाँ पे है? तो आप लोग बोलेंगे जम्मू कश्मीर के अंदर है। इसके बाद अगर मैं दूसरे की बात करूं तो आप लोग बोलेंगे अमरनाथ टेम्पल है। अमरनाथ मंदिर कहाँ पे है? तो जम्मू कश्मीर के अंदर है अमरनाथ मंदिर। इसके बाद तीसरे टेम्पल की बात करूं तो रणबीरेश्वर टेम्पल। रणबीरेश्वर टेम्पल कहाँ पे है? तो आप लोग बोलेंगे रणबीरेश्वर मंदिर भी जम्मू कश्मीर के अंदर है। इसके बाद अगर मैं बात करूं रंगनाथ टेम्पल। रंगनाथ टेम्पल कहाँ पे है? तो आप लोग बोलेंगे रघुनाथ मंदिर। रघुनाथ टेम्पल कहाँ पे है? तो आप लोग बोलेंगे रघुनाथ मंदिर ही जम्मू कश्मीर के अंदर है। रघुनाथ मंदिर से एक बात और याद रखेंगे कि भाई रघुनाथ मंदिर महाराजा गुलाब सिंह के द्वारा बनाया गया था। महाराजा गुलाब सिंह के द्वारा रघुनाथ टेम्पल बनवाया गया था। ठीक है, इसके बाद आप लोग याद रखेंगे खीर भवानी मंदिर। खीर भवानी मंदिर भी कहाँ पे है? तो खीर भवानी मंदिर भी जम्मू कश्मीर के अंदर है। इसके बाद एक सूर्य मंदिर। एक सूर्य मंदिर उड़ीसा के अंदर पढ़ते हैं हम लोग, लेकिन इस सूर्य मंदिर से आपको इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है कि इस सूर्य मंदिर का निर्माण अशोक के पुत्र जालुका ने कराया था। अशोक के पुत्र जालुका के द्वारा इस मंदिर का निर्माण कराया गया था, इसीलिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट सूर्य मंदिर का निर्माण। अगर मैं बात करूं भगवान विष्णु के अवतार भगवान राम को कौन सा मंदिर समर्पित है? तो आप बोलेंगे रघुनाथ टेम्पल। अक्षरधाम गुजरात और दिल्ली के अंदर पढ़ेंगे बिड़ला टेम्पल दिल्ली के अंदर, दिलवाड़ा के जैन मंदिर राजस्थान के अंदर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। रघुनाथ टेम्पल। निम्नलिखित में से कौन उत्तर भारत के 4 धाम यात्रा का भाग नहीं है? बहुत प्यारा क्वेश्चन। उत्तर भारत के 4 धाम यात्रा का भाग नहीं है। केदारनाथ, बद्रीनाथ, वैष्णो देवी, गंगोत्री। तो आप लोग बोलेंगे उत्तर भारत के 4 धामों की बात करूं तो वैष्णो देवी इसका भाग नहीं है, क्योंकि वैष्णो देवी की जगह क्या आएगा? तो आप लोग बोलेंगे यमुनोत्री आएगा। यमुनोत्री, गंगोत्री, यमुनोत्री और बद्रीनाथ, केदारनाथ, ये 4 धाम हैं उत्तर भारत के। लेकिन भारत में हम लोग 4 धाम यात्रा पढ़ते हैं। 4 धाम यात्रा, ये भी इंपॉर्टेंट है भाई। 4 धाम यात्रा से क्या पढ़ेंगे आप लोग? तो भारत के अंदर एक व्यक्ति हुए हैं जिनका नाम है गुरु शंकराचार्य। गुरु शंकराचार्य एक व्यक्ति हुए हैं। क्वेश्चन आता है इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो आप लोग बोलेंगे जन्म हुआ था कल्लादी, केरल। कल्लादी, केरल के अंदर इसका जन्म हुआ था। किसका? तो आप लोग बोलेंगे गुरु शंकराचार्य का। इसी गुरु शंकराचार्य को अद्वैतवाद दर्शन के बारे में जानते हैं हम लोग। अद्वैतवाद दर्शन से संबंधित कौन है? तो आप लोग बोलेंगे गुरु शंकराचार्य। इन्होंने मठ बनाए थे। मठों के अंदर मठाधीश होते हैं। अगर भारत के 4 धामों की बात करूं तो सबसे पहले आप लोग पढ़ते हैं कि केदारनाथ। केदारनाथ भारत के 4 धाम में सबसे पहले पढ़ते हैं। सेकंड पर हम लोग पढ़ते हैं पुरी। पुरी कहाँ पे है? तो आप लोग बोलेंगे उड़ीसा के अंदर। तीसरा आप लोग पढ़ते हैं द्वारका। द्वारका कहाँ पे है? गुजरात के अंदर। और चौथा आप लोग पढ़ते हैं क्या? तो आप लोग बोलेंगे रामेश्वरम। रामेश्वरम, ये 4 धाम पढ़ते हैं। अगर मैं केदारनाथ की बात करूं तो आप लोग बोलेंगे उत्तराखंड के अंदर है। उत्तराखंड के अंदर क्या है? केदारनाथ। अगर मैं पुरी की बात करूं तो आप लोग बोलेंगे उड़ीसा के अंदर है। अगर मैं द्वारका की बात करूं तो आप लोग बोलेंगे गुजरात के अंदर है। अगर मैं रामेश्वरम की बात करूं तो आप लोग बोलेंगे तमिलनाडु के अंदर है। अब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन क्या इंपॉर्टेंट है? क्वेश्चन आता है ये मठ कहाँ है? कौन सा मठ है? केदारनाथ जब हम जाते हैं उत्तराखंड तो यहाँ पर कौन सा मठ कार्य करता है? तो आप लोग बोलेंगे ज्योतिर्मठ। ज्योतिर्मठ कहाँ कार्य करता है? केदारनाथ। अगर मैं पुरी उड़ीसा के अंदर बात करूं तो आप लोग पुरी उड़ीसा के अंदर गोवर्धन मठ के बारे में पढ़ते हैं। गोवर्धन मठ कहाँ पे है? पुरी उड़ीसा।
अगर मैं बात करूं द्वारका के अंदर तो आप लोग बोलेंगे शारदा मठ। शारदा मठ कहाँ कार्य करता है तो आप लोग बोलेंगे शारदा मठ द्वारका के अंदर। अगर मैं बात करूं रामेश्वरम की तो आप लोग बोलेंगे रामेश्वरम के अंदर एक मठ चलता है जिसका नाम है वेदांत मठ। वेदांत मठ कहाँ कार्य करता है तो आप लोग बोलेंगे ये रामेश्वरम के अंदर। ठीक है, मठाधीश होते हैं उनके बारे में आप लोग देखते हैं। ये मठ इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चार धाम के अंदर ये मठ। इसके बाद मंदिरों की बात करूं तो ये जो मंदिर आप लोग ये चार धाम पढ़ते हैं उत्तराखंड के अंदर पढ़ते हैं। उत्तराखंड के अंदर और भी तो मंदिर हैं। उत्तराखंड के अंदर और कौन कौन से मंदिर हैं तो आप लोग बोलेंगे एक मंदिर है नैना देवी मंदिर। नैना देवी मंदिर। एक मंदिर है नंदा देवी मंदिर। नंदा देवी मंदिर। एक है मनसा देवी मंदिर। मनसा देवी मंदिर। इसके बाद आप लोग पढ़ते हैं भाई नंदा देवी, मनसा देवी, बद्रीनाथ, बद्रीनाथ मंदिर। और एक आप लोग पढ़ते हैं केदारनाथ। हरिद्वार का तो सबको पता भाई, कावड़ लेने जाते हैं आप लोग। ठीक है, तो ये सारी की सारी बातें आप लोग उत्तराखंड से याद रखेंगे। नैना, नंदा, मनसा, बद्रीनाथ, केदारनाथ। आगे बढ़ते हैं। कौन सा ज्योतिर्लिंग भारत के पश्चिमी तट पर स्थित है? ज्योतिर्लिंग अगर मैं बात करूं भगवान शिव के, भगवान शिव के ज्योतिर्लिंग है भाई। इस बात की जानकारी हमें कहाँ पता चलती है तो आप लोग बोलेंगे भगवान शिव के ज्योतिर्लिंग, इनकी जानकारी हमें पता चलती है शिव पुराण से। शिव पुराण से इसमें बताया गया है कि भाई पृथ्वी को स्टेबल करने के लिए 12, पृथ्वी को स्टेबल करने के लिए 12 ज्योतिर्लिंग बनाए गए। उन्हीं ज्योतिर्लिंगों के बारे में अगर मैं बात करूं तो आप लोग एक तो केदारनाथ पढ़ते हैं उत्तराखंड के अंदर। केदारनाथ उत्तराखंड यूपी लिख देता हूं। अगर मैं बात करूं बिहार के अंदर तो बिहार सॉरी उत्तर प्रदेश के अंदर बात करूं तो उत्तर प्रदेश के अंदर काशी विश्वनाथ के अंदर हम लोग पढ़ते हैं। तीसरा अगर मैं बात करूं तो आप लोग एक यहाँ पढ़ते हैं झारखंड के अंदर एक ओंकारेश्वर पढ़ते हैं। ओंकारेश्वर मध्य प्रदेश के अंदर एक पढ़ते हैं भाई महाकालेश्वर। महाकालेश्वर ये कहाँ पे है? ये दोनों के दोनों एमपी के अंदर है। एमपी ये कहाँ पे है? यूपी के अंदर। अगर मैं बात करूं वैद्यनाथ, वैद्यनाथ की बात करूं तो ये कहाँ पे है तो आप लोग बोलेंगे ये झारखंड के अंदर है। झारखंड के अंदर वैद्यनाथ है। अगर मैं बात करूं नागेश्वरन, नागेश्वरन की कहाँ है तो आप लोग बोलेंगे नागेश्वरन गुजरात के अंदर है। अगर मैं एक और की बात करूं तो सोमनाथ, सोमनाथ कहाँ पे है तो आप लोग बोलेंगे सोमनाथ गुजरात के अंदर है। अगर मैं बात करूं मल्लिकार्जुन, मल्लिकार्जुन कहाँ पे है तो आप लोग बोलेंगे ये महाराष्ट्र के सॉरी आंध्र प्रदेश के अंदर है। मल्लिकार्जुन आंध्र प्रदेश में। एक आप लोग रामेश्वरम के अंदर पढ़ते हैं। रामेश्वरम के अंदर पढ़ते भाई ये कहाँ पे है? तमिलनाडु के अंदर है। और इसके बाद 10, 11 और 12 ये तीनों कहाँ पे है तो आप लोग बोलेंगे ये महाराष्ट्र के अंदर है। 3 त्र्यंबकेश्वर पढ़ते हैं आप लोग। महाराष्ट्र का एक इंपॉर्टेंट है त्र्यंबकेश्वर। ये क्या है तो आप लोग बोलेंगे ये सारे के सारे ज्योतिर्लिंग है। ठीक है, अब इजीली आप लोग स्टेट वाइज बता सकते हैं कि कौन सा पश्चिमी तट पर है कौन सा पूर्वी तट पर है। तो आप लोग आंसर बताएंगे भाई कौन सा स्थित है? सोमनाथ। ठीक है, सोमनाथ गुजरात के अंदर है और ये पश्चिमी तट पर स्थित है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है? स्वर्ण मंदिर के बारे में पूछा हुआ है। गोल्डन टेम्पल सबको पता है गोल्डन टेम्पल कहाँ पे है तो आप लोग बोलेंगे गोल्डन टेम्पल अमृतसर के अंदर है। स्वर्ण मंदिर कहाँ है? अमृतसर के अंदर। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ हरियाणा के अंदर कौन कौन से मंदिर, हरियाणा के प्रमुख मंदिरों की बात करूँ तो आप एक शीतला माता मंदिर याद रखेंगे। शीतला माता मंदिर कहाँ है तो आप लोग बोलेंगे हरियाणा के अंदर है। अगर मैं बात करूँ स्थानेश्वर महादेव मंदिर, स्थानेश्वर महादेव मंदिर ये कहाँ पे है तो आप लोग बोलेंगे ये हरियाणा के अंदर। अगर मैं बात करूँ एटलस मंदिर, एटलस मंदिर ये कहाँ पे है तो हरियाणा के अंदर है।
अगर मैं बात करूं एकलव्य माता मंदिर, एकलव्य माता नहीं थी लेकिन फिर भी एकलव्य माता मंदिर, उनकी माता का मंदिर कहाँ स्थित है? हरियाणा के अंदर। अगर मैं बात करूं भूतों का मंदिर, भूतों का मंदिर कहाँ पर है? तो आप लोग बोलेंगे भूतों का मंदिर भी हरियाणा के अंदर है। ये हरियाणा के प्रमुख मंदिर, ठीक है। इसके बाद कुछ बातें कर लेते हैं हम लोग हरियाणा के बाद हिमाचल प्रदेश की। हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश के मंदिरों की बात कर लेते हैं। हिमाचल प्रदेश में कौन कौन से मंदिर इंपॉर्टेंट, तो आप लोग याद रखेंगे यहाँ पर एक मंदिर है हिडिंबा देवी टेम्पल। हिडिंबा देवी मंदिर कहाँ पे है? तो आप लोग बोलेंगे हिमाचल प्रदेश के अंदर है हिडिंबा देवी मंदिर। के बाद और कौन सा मंदिर है? तो आप लोग बोलेंगे एक संकट मोचन मंदिर। संकट मोचन मंदिर कहाँ पे है? तो आप लोग बोलेंगे संकट मोचन मंदिर भी हिमाचल प्रदेश के अंदर है। इसके बाद एक ज्वाला देवी टेम्पल याद रखेंगे। ज्वाला देवी मंदिर भी कहाँ पे है? तो आप लोग बोलेंगे ज्वाला देवी मंदिर भी हिमाचल प्रदेश के अंदर है। ज्वाला देवी मंदिर, ये इंपॉर्टेंट टेम्पल्स है भाई, जो कहाँ स्थित है? जो कि हिमाचल प्रदेश के अंदर स्थित है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत माता मंदिर कहाँ स्थित है? भारत माता टेम्पल इंपॉर्टेंट है उत्तर प्रदेश के अंदर, ये तो सबको पता भाई, लेकिन पूछा गया है किस जिले में है? वाराणसी, मथुरा, गोरखपुर, मेरठ। बहुत प्यारा है। अगर मैं यूपी के कुछ मंदिरों की बात करूं, उत्तर प्रदेश के अंदर कौन कौन से मंदिर हैं? उत्तर प्रदेश, तो आप लोग बोलेंगे एक तो काशी विश्वनाथ मंदिर बताया, काशी विश्वनाथ मंदिर ये कहाँ पे है? तो आप लोग बोलेंगे ये यूपी के अंदर है। एक प्रेम मंदिर पढ़ते हैं हम लोग, प्रेम मंदिर, प्रेम मंदिर कहाँ पे है? तो आप लोग बोलेंगे प्रेम मंदिर भी उत्तर प्रदेश के अंदर है, प्रेम मंदिर। इसके बाद एक रंगजी टेम्पल, रंगजी मंदिर भी कहाँ पे है? तो आप लोग बोलेंगे ये भी उत्तर प्रदेश के अंदर है। एक सर्ववेद मंदिर, सर्ववेद मंदिर कहाँ पे है? तो आप लोग बोलेंगे ये भी उत्तर प्रदेश। इंपॉर्टेंट श्री राम टेम्पल, श्री राम मंदिर भी कहाँ पे भाई? तो आप लोग बोलेंगे यूपी में है। यूपी के अंदर एक स्थान है अयोध्या, अयोध्या जिसका पुराना नाम क्या था? तो आप लोग बोलेंगे फैजाबाद। उसी अयोध्या फैजाबाद के अंदर एक मंदिर है श्री राम टेम्पल। के बारे में क्वेश्चन पूछेगा, इसका अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा किस नाम से जाना जाता है? तो इसका अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नाम है महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा किस नाम पे है? तो आप लोग बोलेंगे महर्षि वाल्मीकि, महर्षि वाल्मीकि के नाम पे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम रखा गया। कौन से का? तो आप लोग बोलेंगे अयोध्या के, यूपी के अंदर, ठीक है। इसके बाद अगर बात करूं भारत माता मंदिर कहाँ स्थित है? तो आप लोग बोलेंगे वाराणसी के अंदर है, वाराणसी। कुछ और मंदिर लिखते हैं एक स्टेट्स के जिसका नाम है बिहार, बिहार के लिख लेते हैं। बिहार के अंदर कौन कौन से मंदिर हैं? तो आप लोग बोलेंगे बिहार के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट है महाबोधि मंदिर। महाबोधि मंदिर कहाँ पे है? तो आप लोग बोलेंगे महाबोधि मंदिर बिहार के अंदर है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ जल मंदिर, जल मंदिर कहाँ पे है? तो आप लोग बोलेंगे बिहार के अंदर है। एक पाटन माता मंदिर, पाटन माता, अगर मैं पाटन बात करूँ जिला कहाँ पे है? गुजरात के अंदर, लेकिन पाटन माता मंदिर कहाँ पे है? बिहार के अंदर, ठीक है। ये बिहार के कुछ टेम्पल्स है इंपॉर्टेंट, याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। अक्षरधाम मंदिर किस राज्य में स्थित है? अक्षरधाम, या मैं बात करूँ द्वारकाधीश, तो आप लोग क्या बताएंगे? द्वारकाधीश या अक्षरधाम, ये सारे के सारे कहाँ हैं? गुजरात के अंदर है। अभी अगर मैं बात करूँ, आप लोग तैयारी कर रहे हैं D++ की है, तो आपके लिए एक दिल्ली सबसे इंपॉर्टेंट है। दिल्ली के अंदर कौन कौन से मंदिर है, सबकी बात कर लेते हैं। सबसे पहला मंदिर है जो एग्जाम के अंदर फ्रीक्वेंटली पूछा गया है, अक्षरधाम टेम्पल। अक्षरधाम मंदिर, क्वेश्चन क्या पूछता है? अक्षरधाम मंदिर का संबंध किस भगवान से? तो अक्षरधाम मंदिर का संबंध स्वामी नारायण भगवान से, स्वामी नारायण, स्वामी नारायण भगवान से अक्षरधाम मंदिर का संबंध है। अगर इसी अक्षरधाम मंदिर की बात करूं तो ये कब बन के तैयार हुआ? तो आप लोग बोलेंगे 2005। इसके बाद दूसरा जो मंदिर आता है उसका नाम है बिड़ला मंदिर। क्वेश्चन पूछा गया बिड़ला मंदिर का संबंध किस भगवान से? तो आप लोग बोलेंगे लक्ष्मी नारायण भगवान से, लक्ष्मी नारायण भगवान से जिसका संबंध है, तो आप लोग बोलेंगे लक्ष्मी नारायण भगवान से बिड़ला मंदिर का। एक मंदिर पूछा जाता है जिसका नाम क्या है? लोटस टेम्पल। लोटस टेम्पल से क्वेश्चन पूछा गया कि भाई लोटस टेम्पल किस धर्म को समर्पित है? तो आप लोग बोलेंगे लोटस टेम्पल का संबंध बहाई धर्म से, बहाई धर्म से लोटस टेम्पल का संबंध। अगर मैं बात करूं एक और क्वेश्चन की, तो एक मंदिर है झंडेवालान, झंडेवालान के अंदर दिल्ली में एक मूर्ति है हनुमान मूर्ति।
भगवान हनुमान की एक मूर्ति है, पूछा गया इसकी ऊंचाई कितनी है, तो आप लोग बोलेंगे 108 फीट। ये दिल्ली का सबसे ऊंची मूर्ति है, 108 फीट हनुमान जी की मूर्ति है। कहाँ पर है, आप लोग बोलेंगे ये दिल्ली के अंदर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर महाभारत के एक पात्र बर्बरीक से संबंधित है? बर्बरीक से संबंधित भाई बहुत सारे बच्चे हैं, श्याम दीवानी, तो उनके बारे में पूछा गया भाई कौन सा मंदिर महाभारत के एक पात्र बर्बरीक से संबंधित है। एक राज्य लिख लेते हैं राजस्थान। राजस्थान के अंदर कौन कौन से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं मंदिरों से, भी देख लेते हैं। सबसे पहले एक करणी माता मंदिर, ये इंपॉर्टेंट है, करणी माता टेम्पल, करणी माता मंदिर। ये क्यों इंपॉर्टेंट है भाई, तो आप लोग याद रखेंगे करणी माता टेम्पल चूहों के लिए प्रसिद्ध है। ऐसा बताते हैं कि यहाँ पर सारे के सारे काले चूहे हैं। यदि किसी व्यक्ति को व्हाइट चूहा या फिर सफेद चूहा दिखता है और वो कुछ मनोकामना मांगता है तो वो पूर्ण हो जाती है। ऐसी बातें करणी माता टेम्पल के बारे में। इसके बाद आप लोग मंदिर याद रखेंगे खाटू श्याम मंदिर, सालासर। सालासर भी कहाँ पे है, तो आप लोग बोलेंगे राजस्थान के अंदर है। एक ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर, ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर कहाँ पे है, पुष्कर, राजस्थान के अंदर। एकमात्र मंदिर राजस्थान के कहाँ पर है, तो आप लोग बोलेंगे पुष्कर के अंदर, पुष्कर। ठीक है, एक दिलवाड़ा के जैन मंदिर, दिलवाड़ा जैन मंदिर कहाँ पे है, तो आप लोग बोलेंगे ये भी राजस्थान के अंदर है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट मंदिर आप लोग राजस्थान से याद रखेंगे। अब बर्बरीक एक पात्र से संबंधित कौन सा, तो आप बोलेंगे खाटू श्याम। ठीक है, खाटू श्याम मंदिर। तो आप लोग ये मंदिर याद रखेंगे राजस्थान से। एक झारखंड के मंदिर और लिख लो भाई, झारखंड के कौन कौन से मंदिर आपके लिए इंपॉर्टेंट। झारखंड का एक मंदिर पूछा गया जिसका नाम है हल्दी घाटी टेम्पल। हल्दी घाटी अब सभी को पता भाई, राजस्थान के अंदर एक युद्ध लड़ा गया था हल्दी घाटी। लेकिन हल्दी घाटी मंदिर की बात करूँ तो आप लोग बोलेंगे झारखंड के अंदर है। इसके बाद एक वैद्यनाथ मंदिर मैंने बताया, ये किसके अंदर है, तो ये ज्योतिर्लिंग के अंदर है। वैद्यनाथ सबसे ज्यादा पूछा जाता है झारखंड से। इसके बाद एक नौलखा टेम्पल है, नौलखा मंदिर का संबंध भी किस राज्य से है, तो आप लोग बोलेंगे नौलखा मंदिर भी झारखंड से संबंधित। तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर किसने बनवाया था, तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर राजराज प्रथम, आदित्य प्रथम, राजेंद्र प्रथम या राजाधिराज प्रथम। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। अगर मैं बात करूं तमिलनाडु, तो तमिलनाडु के अंदर बहुत सारे मंदिर है भाई। तमिलनाडु, तमिलनाडु के अंदर एक तो महाबलीपुरम के रथ मंदिर है, महाबलीपुरम। ठीक है, इसके बाद आप लोग याद रखेंगे एक बृहदेश्वर, एक ऐरावतेश्वर। ऐरावतेश्वर टेम्पल कहाँ पे है, तो आप लोग बोलेंगे ऐरावतेश मंदिर भी तमिलनाडु के अंदर है। एक मीनाक्षी टेम्पल है, इंपॉर्टेंट है मीनाक्षी मंदिर। क्वेश्चन पूछा गया मीनाक्षी मंदिर से कि ये किस भगवान को समर्पित है, तो आप लोग बोलेंगे माता पार्वती को समर्पित है, माता पार्वती को। और एक बार पूछा गया कि मीनाक्षी टेम्पल की स्थापना किन शासकों के द्वारा की गई, तो आप लोग बोलेंगे पांड्य शासकों के द्वारा। पांड्य शासकों ने क्या किया था, तो आप लोग बोलेंगे पांड्य शासकों ने मीनाक्षी टेम्पल की स्थापना करी थी। भारत के तमिलनाडु राज्य के अंदर है, कम दिखते हैं, कम दिखते हैं लेकिन जरूर, लेकिन ऐसा हम लोगों को देखने को मिला कि भाई, ऐसा सुनने को आया कि जब कोई उस मंदिर में जाकर व्हाइट चूहे को देखता तो उस व्हाइट चूहे से उसकी मनोकामना पूर्ण हो जाती। अब इतना हमको मालूम नहीं भाई ये सारी बातें सच हैं या झूठ हैं, ये तो जिस बच्चे ने किया होगा उस बच्चे को पता होगा। ठीक है, तो और क्या याद रखेंगे भाई, और याद रखेंगे इससे एक मंदिर और लिखेंगे, गंगे कोण चोलपुरम। कहाँ पर, तमिलनाडु के अंदर है, गंगे कोण चोलपुरम मंदिर, ये भी इंपॉर्टेंट। गंगे कोंड चोलपुरम मंदिर, ये कहाँ पे भाई, तो आप लोग बोलेंगे गंगे कोंड चोलपुरम मंदिर भी तमिलनाडु के अंदर है। एक मंदिर और है तट मंदिर, तट मंदिर भी कहाँ पे भाई, आप लोग बोलेंगे तमिलनाडु के अंदर है। ठीक, इसका निर्माण किसने कराया, तो आप लोग बोलेंगे राजा राज प्रथम, राजराज प्रथम के द्वारा
बृहदेश्वर टेम्पल का निर्माण कराया गया? ये बिल्कुल सेम वैसा ही क्वेश्चन आया, पूछा है, बताइए कि भाई ऐरावतेश्वर मंदिर किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक, तमिलनाडु, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। कर्नाटक, तमिलनाडु, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो आपको पता चला अभी कि ऐरावतेश्वर मंदिर तमिलनाडु राज्य के अंदर है, लेकिन और भी स्टेट्स बच गई, जैसे एक स्टेट है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के अंदर कौन सा मंदिर है? तो आप लोग बोलेंगे आंध्र प्रदेश के अंदर है वेंकटेश्वर मंदिर। वेंकटेश्वर टेम्पल कहाँ पे है? तो आप लोग बोलेंगे वेंकटेश्वर मंदिर आंध्र प्रदेश के अंदर। क्वेश्चन पूछा गया किसके द्वारा बनवाया गया? तो आप लोग बोलेंगे कृष्ण देव राय के द्वारा। कृष्ण देव राय ने वेंकटेश्वर मंदिर की स्थापना की। एक तेलंगाना का बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, तेलंगाना का रामप्पा मंदिर, रामप्पा टेम्पल कहाँ पे है भाई? तो आप लोग बोलेंगे रामप्पा मंदिर तेलंगाना के अंदर है, एक ये याद रखेंगे। इसके बाद और कौन कौन से मंदिर इंपॉर्टेंट है? तो एक महाराष्ट्र का याद रखेंगे, सिद्धि विनायक टेम्पल। महाराष्ट्र का है, नाम क्या है? सिद्धि विनायक टेम्पल, सिद्धि विनायक मंदिर। ये कहाँ पे है? तो आप लोग बोलेंगे ये महाराष्ट्र के अंदर है। इसके बाद कुछ मध्य प्रदेश के याद रखेंगे। मध्य प्रदेश का एक तो मैंने आपको ज्योतिर्लिंग बताए 2, एक याद रखेंगे 64 योगिनी टेम्पल, 64 योगिनी मंदिर। क्वेश्चन पूछा जाता है 64 योगिनी मंदिर का संबंध किस धर्म से है? तो आप लोग बोलेंगे एक रिलीजन है जिसका नाम है शाक्त रिलीजन, यानी शाक्त धर्म। इस शाक्त धर्म से 64 योगिनी मंदिर का संबंध है। एक आप लोग सास बहु मंदिर याद रखेंगे, सास बहु मंदिर का संबंध भी किससे है? तो आप लोग बोलेंगे सास बहु मंदिर, इसका संबंध एमपी से है, यानी मध्य प्रदेश से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सबरीमाला निम्नलिखित में से किस राज्य के स्थित है? आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक। इंपॉर्टेंट है भाई सबरीमाला मंदिर। इसका निर्माण कराया गया था राजराजशेखरा के द्वारा, राजराजशेखरा के द्वारा इस मंदिर का निर्माण कराया गया था। इस मंदिर में महिलाओं का जाना वर्जित है, महिलाओं का प्रवेश निषेध है। इसके अंदर तो आप बोलेंगे महिलाओं का प्रवेश निषेध है सबरीमाला मंदिर के अंदर। इसके अलावा कुछ मंदिर की बात करें हम लोग, केरल के अंदर कौन कौन से मंदिर और हैं? तो आप लोग बोलेंगे केरल के अंदर एक मंदिर है जिसका नाम क्या है? सबरीमाला मंदिर। एक है पद्मनाभ स्वामी मंदिर, पद्मनाभ स्वामी टेम्पल। कहाँ पे है? तो आप लोग बोलेंगे केरल के अंदर है पद्मनाभ स्वामी मंदिर। एक ओयसल टेम्पल है, ओयसल मंदिर याद रखेंगे। अगर ओयसल मंदिर की बात करूं तो आप लोग एक स्टेट के बारे में लिखते हैं कर्नाटक, ओयसल के बारे में बात करूं या फिर हजारा स्वामी टेम्पल की बात करें, हजारा स्वामी टेम्पल की बात करें, इसके अंदर 2 याद रखेंगे केरल के अंदर, एक पद्मनाभ स्वामी और एक सबरीमाला। ठीक है, कर्नाटक के अंदर आप लोग हजारा स्वामी टेम्पल, इनके अंदर हजारा स्वामी टेम्पल के बारे में बात करेंगे, होयसल या हजारा स्वामी या विठल स्वामी टेम्पल। इन मंदिरों का संबंध किस राज्य से है? तो आप लोग बोलेंगे कर्नाटक से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मुक्तेश्वर मंदिर 10वीं शताब्दी का हिंदू मंदिर है जो शिव को समर्पित है, जो डैश में स्थित है। बहुत प्यारा क्वेश्चन। क्या क्या है? मुक्तेश्वर मंदिर 10वीं शताब्दी का हिंदू मंदिर शिव को समर्पित है, जो किस राज्य में? तो आप लोग बोलेंगे मुक्तेश्वर टेम्पल उड़ीसा के अंदर स्थित है। उड़ीसा के कुछ मंदिर भी लिखने अनिवार्य भाई, उड़ीसा। तो आप लोग बोलेंगे उड़ीसा के अंदर कौन कौन से मंदिर है? सबसे पहले आप लोग याद रखेंगे लिंगराज टेम्पल। लिंगराज मंदिर कहाँ पे है? तो आप लोग बोलेंगे लिंगराज मंदिर उड़ीसा के अंदर है। इसके बाद आप याद रखेंगे जगन्नाथ टेम्पल, जगन्नाथ मंदिर कहाँ पे है? तो आप लोग बोलेंगे जगन्नाथ मंदिर भी उड़ीसा के अंदर है। इसके बाद एक याद रखेंगे कोणार्क टेम्पल, कोणार्क मंदिर भी कहाँ पे है? तो आप लोग बोलेंगे उड़ीसा के अंदर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या क्या है कोणार्क मंदिर से और जगन्नाथ मंदिर से? कोणार्क मंदिर से क्वेश्चन आता है ब्लैक पेगोडा, ब्लैक पेगोडा के नाम से किस मंदिर को जाना जाता है? तो आप लोग बोलेंगे ब्लैक पेगोडा कोणार्क मंदिर। अगर जगन्नाथ मंदिर की बात करूँ तो आप लोग बोलेंगे व्हाइट पेगोडा, व्हाइट पेगोडा के नाम से किसे जाना जाता है? तो आप लोग बोलेंगे जगन्नाथ मंदिर। ये मंदिर भी याद रखेंगे उड़ीसा के। इसके बाद एक राज्य है जिसका नाम क्या है? पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल। ये भी इंपॉर्टेंट है भाई। इस पश्चिम बंगाल से क्या बात याद रखनी है? एक तो यहाँ पर है अग्नि मंदिर, अग्नि मंदिर। एक आप लोगों ने यदि कहानी सुनी हो कि भाई भगवान शिव जी
भगवान शिवजी और पार्वती माता, इन दोनों की शादी पर बहुत विवाद हुआ था। जब इनकी शादी पर विवाद हुआ तो पार्वती माता ने उनसे शादी कर ली। शादी करने के बाद पार्वती माता के पिता ने एक यज्ञ किया और उसके लिए बुलावा भेजा पार्वती माता को, लेकिन भगवान शिव को नहीं भेजा। ऐसा बताते हैं कि यज्ञ होता तो उसके अंदर दोनों पति पत्नी दोनों बैठने अनिवार्य हैं, लेकिन पार्वती माता वहां पहुंची तो उनको पता चला कि मेरे पति को इन्होंने इनविटेशन नहीं दिया अपनी इज्जत के कारण। तो वो बुरा मान गई। बुरा मान गई तो उन्होंने आग में, यानी यज्ञ चल रहा था उसके अंदर कूद गई, तो वो जलने लगी। जब वो जलने लगी तो भगवान शिव ने देखा कि पार्वती जी जल रही है, उनको उठा के वो भाग लिए। जब भागे तो माता के शरीर के अंग टूट टूट के गिरे, और जहां जहां अंग टूट के गिरे वहां पर 51 शक्तिपीठों का निर्माण हो गया। 51 शक्तिपीठ। अभी उन्हीं 51 शक्तिपीठों में सबसे ज्यादा शक्तिपीठ किस राज्य में, तो आप लोग बोलेंगे पश्चिम बंगाल। इसीलिए तो दुर्गा माता महोत्सव फेस्टिवल ये सारे सारे यहाँ है। सबसे ज्यादा शक्तिपीठ किस राज्य में, तो आप लोग बोलेंगे सबसे ज्यादा शक्तिपीठ, सबसे ज्यादा शक्तिपीठ पश्चिम बंगाल राज्य में। ठीक है, ये बात आप लोग याद रखेंगे। 51 टोटल है सबसे ज्यादा। बिल्कुल भाई, माँ सती की कथा है। आगे बढ़ते हैं। इस कलाकार ने भारत माता नामक चित्र का सृजन किया। पेंटिंग, इंपोर्टेंट पेंटिंग्स ऑफ इंडिया, भारत की प्रसिद्ध चित्रकला, भारत की प्रसिद्ध चित्रकला, इस टॉपिक का क्वेश्चन है। भारत माता नामक चित्र का सर्जन किसने किया, तो आप लोग बोलेंगे भारत माता चित्र का सर्जन किया अवनींद्र नाथ टैगोर। अवनींद्र नाथ टैगोर। कब बनाया इन्होंने भारत माता का चित्र, तो आप लोग 1905 के अंदर। किससे बनाया, तो आप लोग बोलेंगे वाटर कलर से। वाटर कलर से भारत माता का चित्र बनाया अवनींद्र नाथ टैगोर। एक व्यक्ति और याद रखेंगे जिसका नाम है राजा रवि वर्मा। राजा रवि वर्मा। अवनींद्र नाथ टैगोर से क्वेश्चन पूछा गया, इंडियन सोसाइटी ऑफ आर्ट्स, इंडियन सोसाइटी ऑफ आर्ट्स की स्थापना किसने करी, अवनींद्र नाथ टैगोर ने। इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल, ओरिएंटल आर्ट्स, इसकी स्थापना किसने की थी, तो आप लोग बोलेंगे अवनींद्र नाथ टैगोर ने। एक व्यक्ति का नाम लिखेंगे राजा रवि वर्मा। इनके पास एक उपाधि थी भाई, उपाधि का नाम है केसरी हिंद। केसरी हिंद उपाधि किसके पास थी, तो आप बोलेंगे केसरी हिंद उपाधि राजा रवि वर्मा के पास थी। इसके बाद राजा रवि वर्मा से याद रखेंगे, इन्होंने एक चित्रकारी बनाई जिसका नाम है नल दमयंती। नल दमयंती चित्रकारी किसने बनाई थी, तो आप लोग बोलेंगे राजा रवि वर्मा ने। इन्हीं राजा रवि वर्मा को आधुनिक चित्रकला का जनक कहा जाता है। आधुनिक चित्रकला का जनक, आधुनिक चित्रकला का जनक किसे बोला जाता है, तो आप लोग बोलेंगे आधुनिक चित्रकला का जनक राजा रवि वर्मा को कहा जाता है। ये भारत माता चित्र किसने बनाया, तो अवनींद्र नाथ टैगोर। अवनींद्र नाथ टैगोर ने भारत माता नामक चित्र का सर्जन किया था। आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन। किसने हास्य व्यंग्य चित्रों का निर्माण किया। हास्य व्यंग्य चित्र बनाने किसने स्टार्ट किए थे। कुछ और चित्रों की बात करूं तो आप लोग याद रखेंगे भाई, सोनी महिवाल। सोनी महिवाल चित्र किसके द्वारा बनाया गया, तो आप लोग बोलेंगे शोभा। सोनी महिवाल, शोभा वर्मा ने इस चित्र को बनाने का काम किया था। शोभा कुमारी देवी। ठीक है, एक 3 लड़कियों की चित्रकला, 3 लड़कियों की चित्रकला किसके द्वारा बनाई गई, तो आप लोग बोलेंगे 3 लड़कियों की चित्रकला बनाई थी अमृता शेरगिल। अमृता शेरगिल के द्वारा 3 लड़कियों की चित्रकला बनाई गई थी। ठीक है, इसके बाद एक मैरी थ्रो, मैरी थ्रो याद रखेंगे भाई, मैरी थ्रो नामक पेंटिंग किसने बनाई, तो आप लोग बोलेंगे पाब्लो पिकासो। पाब्लो पिकासो। एक आर के नारायण है, आर के नारायण ने एक कार्टून बनाया जिसका नाम क्या है, तो आप लोग बोलेंगे गट्टू कार्टून। गट्टू कार्टून ये बनाया था। इसका संबंध किससे था, आप लोग बोलेंगे एशियन पेंट्स, एशियन पेंट से। ठीक है, ये बात आप लोग याद रखेंगे।
आशय व्यंग्य चित्र किसने बनाया? तो ज्ञानेंद्र नाथ टैगोर, गगनेंद्र नाथ टैगोर बोलते थे इनको। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। यूनेस्को का मतलब है, फुल फॉर्म ऑफ यूनेस्को, बहुत इंपॉर्टेंट एक संस्था जिसका नाम क्या है? यूनेस्को। बातें करेंगे यूनेस्को की। यूनाइटेड नेशन ऑफ एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, इसकी फुल फॉर्म ही पूछी गई। तो आप लोग देखेंगे एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन पहले ऑप्शन के अंदर है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? वन। संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक वैज्ञानिक सांस्कृतिक संगठन, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं बात करूँ यूनेस्को की स्थापना, तो आप लोग बोलेंगे यूनेस्को की स्थापना हुई थी 1945। हेडक्वार्टर कहाँ है? तो आप लोग बोलेंगे हेडक्वार्टर है पेरिस के अंदर। पेरिस कहाँ पे है? तो आप लोग बोलेंगे फ्रांस। पेरिस फ्रांस के अंदर यूनेस्को का हेडक्वार्टर है। एक क्वेश्चन आता है यूनेस्को डे कब मनाया जाता है? यूनेस्को डे, तो आप लोग बोलेंगे यूनेस्को डे मनाया जाता है, यूनेस्को डे 24 अक्टूबर को, 24 अक्टूबर यूनेस्को डे मनाया जाता है। इसी यूनेस्को के बारे में आप लोग देखते हैं कि भारत इसका सदस्य कब बना? तो भारत 1946 में सदस्य बना, 1946 में सदस्य बना। इसके बाद आप लोग याद रखेंगे कि भाई आज इसके समय कितने सदस्य हैं? तो आप लोग बोलेंगे सदस्य देश हैं 195 सदस्य हैं, 195 देश सदस्य, 195 कंट्रीज, ये 195 मेंबर है किसके अंदर? यूनेस्को के। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस देश में विश्व धरोहर स्थलों की संख्या सबसे अधिक है। अभी अगर मैं बात करूं सबसे ज्यादा विश्व धरोहर यानी कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट, तो आप लोग बोलेंगे इटली। ठीक है, यूनेस्को का काम क्या है? वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित करना। इटली के अंदर कितनी साइट है? तो आप लोग बोलेंगे 60। सेकंड पे किसके पास है? चीन के पास। कितनी है? 59। भारत के पास 43। अभी ये क्या करता है यूनेस्को? यूनेस्को क्या करता है? यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित करता है। वर्ल्ड हेरिटेज साइट, यूनेस्को विश्व धरोहर सूची बनाता है। यूनेस्को ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट बनाता है, दो पार्ट में तोड़ता है। एक टेंजिबल, टेंजिबल वर्ल्ड हेरिटेज साइट यानी कि मूर्त सांस्कृतिक धरोहर, मूर्त सांस्कृतिक धरोहर, या इससे आप लोग याद रखेंगे जिसको आप छू सकते हैं। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल की बात करूं तो मोन्यूमेंट्स, मोन्यूमेंट्स ये क्या है? ये टेंजिबल यानी मूर्त सांस्कृतिक विरासत है, विश्व धरोहर स्थल है। एक है इंटेंजिबल, इंटेंजिबल, अगर मैं इंटेंजिबल की बात करूं तो कितनी है? तो आप लोग बोलेंगे 15 है, यानी अमूर्त, अमूर्त जिसको छू नहीं सकते, यानी पर्यावरण। ठीक है, अभी टेंजिबल साइट्स में बात करूं तो यूनेस्को की भारत के अंदर सांस्कृतिक धरोहर या प्राकृतिक धरोहर या मिश्रित धरोहर टोटल कितनी है? तो आप लोग बोलेंगे 43 भारत के अंदर टेंजिबल साइट है, 43 विश्व धरोहर स्थल है, विश्व धरोहर। अगर मैं 43 का डिवाइडेशन करूं तो आप लोग तीन पार्ट में 43 को तोड़ेंगे। सबसे पहले मैं बात करूं 43 के अंदर, तो आप लोग 35, 7 और 1 इस तरीके से डिवाइड करेंगे। जो 35 हैं वे कल्चरल साइट है यानी कि सांस्कृतिक विरासत है, कल्चरल साइट। अगर मैं बात करूं 7 की, तो आप लोग बोलेंगे ये प्राकृतिक है यानी नेचुरल। अगर एक मैं बात करूं कंचनजंगा की, हम बात करेंगे ये एक कैसी है, तो आप लोग बोलेंगे ये एक मिश्रित स्थल है, मिश्रित। तो आप लोग इस तरीके से विश्व धरोहर स्थल के बारे में पढ़ेंगे कि विश्व धरोहर स्थल भारत के अंदर किस तरीके से डिजाइन किए गए हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल आगरा का किला किस राज्य में स्थित है? आगरा का किला। भारत ने क्या किया भाई? भारत में 1983 के अंदर, भारत में 1983 में 4 विश्व धरोहर स्थल बनाए गए, विश्व धरोहर स्थल बनाए गए। 4 में सबसे पहले हम लोग किसे पढ़ते हैं? सबसे पहले है आगरा का किला। आगरा का किला कहाँ है? तो आप लोग बोलेंगे आगरा का किला
उत्तर प्रदेश के अंदर है, जिसको अकबर के द्वारा बनाया गया था। और जब अकबर ने इसको बनवाया तो इसके अंदर शाहजहां किले के नाम से एक छोटा सा किला भी है। आगरा किला किसने बनवाया? अकबर ने। ठीक है। इसके बाद ये 1983 के अंदर क्या बन गया? वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। ये भारत का प्रथम किला है जो अकबर ने बनवाया था। प्रथम किला राजस्थान के अंदर है, सॉरी उत्तर प्रदेश के अंदर है। अगर मैं सेकंड की बात करूं तो एक है ताजमहल। ताजमहल भी विश्व धरोहर स्थल में है। मैंने आपको उस्ताद अहमद लाहौरी और उस्ताद ईसा के बारे में पढ़ाया था हिस्ट्री। मुख्य वास्तुकार, चीफ आर्किटेक्ट और उस्ताद ईसा, इनके बारे में बताया था। ये दोनों के दोनों ताजमहल से संबंधित पर्सनैलिटी है। अगर मैं तीसरी बात करूं तो आप लोग बोलेंगे एलोरा की गुफा। एलोरा की गुफा ये भी क्या है? तो आप लोग बोलेंगे ये भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर है। और चौथा क्या है? तो आप लोग बोलेंगे अजंता की गुफा। अजंता की गुफा और एलोरा की गुफा भी क्या है? वर्ल्ड हेरिटेज साइट। ये पहली बार कब ऐड की गई थी? तो आप लोग बोलेंगे 1983 है, 1983 में। आगे चलते हैं। महाबलीपुरम मंदिर है जो एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल भी है, देश में स्थित है। अभी साल आया 1984, 1984। 1984 में 2 विश्व धरोहर स्थल सूची में शामिल किए गए। विश्व धरोहर स्थल 2 कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले आप लोग याद रखेंगे, एक तो महाबलीपुरम मंदिर, महाबलीपुरम मंदिर, एक तो ये ऐड किए गए हैं महाबलीपुरम मंदिर। अगर मैं बात करूं महाबलीपुरम मंदिर की, तो इसको महाभारत समय से आप लोग महाभारत टाइम से मान सकते हैं। इसके अंदर पंच मंदिर, पंचरथ है, जो 5 पांडवों की जानकारी देते हैं। ऐसा बताया गया इस मंदिर के अंदर 5 पांडव। तो इसको हम लोग रिलेट करते हैं किससे? महाभारत। महाभारत, महाभारत के नाम से आप लोग इसे पढ़ते हैं, महाभारत। ठीक है। एक दूसरा ऐड किया गया था कोणार्क। कोणार्क सूर्य मंदिर। कोणार्क को उड़ीसा की कलिंग वास्तुकला का उदाहरण भी जानते हैं हम लोग। कलिंग वास्तुकला का अनूठा नमूना। इसको कब बनाया गया? तो आप लोग बोलेंगे इसको बनाया गया था साल 1984 के अंदर। ठीक है। उड़ीसा राज्य में। इसके बारे में यदि आपने सुना हो तो एक मंदिर था, मंदिर के ऊपर एक 51 टन की मैग्नेट थी। जब बंगाल की खाड़ी से कोई जहाज वगैरह जाते थे तो वहां पर रास्ता भटक जाते थे। इसी कारण क्या हुआ, अंग्रेजों ने उस मैग्नेट को हटवा दिया। तो उसका संबंध भी कोणार्क सन टेम्पल से है। तो आप लोग आंसर याद रखें, तमिलनाडु मंदिर, महाबलीपुरम मंदिर, तमिलनाडु। आगे बढ़ते हैं। केवला देवी राष्ट्रीय उद्यान का नामकरण डैश के नाम पर किया गया है? विष्णु मंदिर, शिव मंदिर, श्री राम मंदिर और ब्रह्मा मंदिर। इंपॉर्टेंट है भाई, राजस्थान के अंदर मैंने आपको नेशनल पार्क पढ़ाए थे। अब बात करूं 1985, 1985 में 3 विश्व धरोहर स्थल ऐड किए गए थे यूनेस्को द्वारा। 3 कौन कौन से हैं? सबसे पहले तो आप लोग केवला देव राष्ट्रीय उद्यान, इसको पढ़ते हैं। सेकंड पे आप लोग मनसा देवी राष्ट्रीय उद्यान। थर्ड पे आप लोग पढ़ते हैं काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। मानस राष्ट्रीय उद्यान है ये, मनसा लिख दिया, सॉरी, मानस राष्ट्रीय उद्यान। इंपॉर्टेंट है, बता दूं इसके बारे में। एक काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। इन 3 को ऐड किया गया कब? तो आप लोग बोले इन 3 को ऐड किया गया था 1985। अगर केवला देवी के बारे में अगर आप याद रखेंगे तो इसका पुराना नाम क्या है? भरतपुर राष्ट्रीय उद्यान। भरतपुर राष्ट्रीय उद्यान। और किस भगवान के नाम पर इसका नाम रखा गया? तो आप लोग बोलेंगे शिव मंदिर। ये एक शिव मंदिर था, इसके नाम पर इसका नामकरण किया गया।
ठीक है। इसके बाद अगर मैं मानस राष्ट्रीय उद्यान की बात करूं तो मानस राष्ट्रीय उद्यान का संबंध भारत के किस राज्य से, तो आप लोग बोलेंगे असम। 1973 में 1973 में प्रोजेक्ट शुरू किया था हमने, एक प्रोजेक्ट टाइगर। इस प्रोजेक्ट टाइगर के तहत प्रथम टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था मानस को, प्रथम टाइगर रिजर्व घोषित किया था। इस कारण मानस बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं काजीरंगा की बात करूं तो काजीरंगा को 1974 में नेशनल पार्क का दर्जा दिया गया था। 2007 में टाइगर रिजर्व बनाया गया था, टाइगर रिजर्व बनाया गया था। अब इसी काजीरंगा से आप लोग पढ़ते हैं कि ये एक सींग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है। एक सींग वाला गेंडा, एक सींग वाला गेंडा इसके लिए प्रसिद्ध है क्या भाई, तो आप लोग बोलेंगे काजीरंगा। ये राष्ट्रीय उद्यान आप लोग याद रखेंगे, ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का हिस्सा है सारे के सारे। ठीक है, ये थे आज के अपने क्वेश्चंस भाई। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आए होंगे। एक बार जल्दी से बताएंगे आज की क्लास कैसी लगी, उसके बाद हम लोग क्लास की समाप्ति करेंगे क्योंकि हमारे क्वेश्चन यहीं तक थे। सचिन उपाध्याय, नवीन, बहुत अच्छे भाई। ठीक है भाई, तो आज की बातें हमारी यहीं तक थी, और बातें हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक यू, टाटा, बाय बाय।